हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हमारे 12th के यूनिट 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का लेक्चर नंबर 3, जिसमें कि हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ। और अभी तक हमने क्या पढ़ रखा है, जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने चार्ज के बारे में पढ़ा, चार्ज क्या होता है, कितने प्रकार का होता है चार्ज, किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कैसे करते हैं, मेथड्स ऑफ चार्जिंग हमने पढ़ा, फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन और प्रॉपर्टीज पढ़ी, क्वांटाइजेशन पढ़ा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ा, हमने चार्ज और मास का रिलेशन पढ़ा, हमने चार्ज इनवेरिएंट है, स्पीड के साथ चेंज नहीं होता, मास चेंज होता है। ये सारी चीज़ें हम अभी तक पढ़ चुके हैं, कुछ अपने क्वेश्चंस भी करे हमने, और जो हमारे बेसिक्स थे बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी के, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, वो हमारे अभी तक क्लियर हो चुके हैं। अब हम अपने मेजर टॉपिक पर आते हैं। अब एक्चुअली 12th की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चालू होगी, जहाँ पे कि हम कूलम्स लॉ पढ़ेंगे। कूलम्स लॉ क्या है और किसने दिया था? देखिए, कूलम्स लॉ दिया था चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम ने, और 1785 में दिया था। और इससे ये जानना क्या चाह रहे थे, देखिए इस लॉ से हमें मैग्नीट्यूड या वैल्यू पता लगती है किसकी? भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, जो कि दो चार्जेस के बीच में लग रहा है। चार्जेस हम क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो कितनी फोर्स से करते हैं उसका मैग्नीट्यूड कैसे पता लगेगा? कूलम्स ने बताया हमें कैसे लगेगा, कूलम्स लॉ देकर। और कूलम्स लॉ में कूलम्स ने क्या बोला? कूलम्स लॉ में कूलम्स ने बोला कि भाई दो चार्जेस जब आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं, तो उन पे जो फोर्स लगती है वो उनके चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होती है, प्रोपोर्शनल होती है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं एक बार। स्टेटमेंट क्या कहती है? कूलम्स लॉ स्टेट्स दैट the electrostatic force between the 2 point charges or objects is directly proportional to the product of the magnitude of the two charges and inversely proportional to the square of the distance between them. अब ये हमने पहले सुना हुआ है। कहाँ सुना है ऐसा कुछ? अपन ने क्लास 11th में सुना है, जहाँ पे हमने ग्रेविटेशन पढ़ा था। क्लास 9th में भी सुना है, जहाँ पे हमने ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था। और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता था? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता था कि दो मासेस आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं हमेशा, और वो जो अट्रैक्शन की फोर्स है उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। और वो किसके प्रोपोर्शनल होती थी? प्रोडक्ट ऑफ मासेस के, दोनों ऑब्जेक्ट्स के जो मास है उनके प्रोडक्ट के, और उनके बीच की दूरी, उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती थी। लगभग वैसा ही है। इनफैक्ट बिल्कुल सिमिलर दिखता है, बट सिमिलर है नहीं। कुछ सिमिलैरिटीज हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं। आगे पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे भाई हम ग्रेविटेशन? हम ग्रेविटेशन इसलिए पढ़ेंगे, कभी कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्वेश्चन बन जाता है कंपेयर करने पर कि ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा बड़ी है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा बड़ी है, कितनी बड़ी है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? आगे देखते हैं कैसे करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको मैथमेटिकली समझते हैं। देखिए, मैथमेटिकली जब हम बात करते हैं तो हमारा चार्ज आ गया A, दूसरा चार्ज आ गया B। चार्ज A पर चार्ज कितना है? ऑब्जेक्ट A Q1 है, Q2 किस पर है? B पर है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? R। अब कूलम साहब ने क्या बोला? कूलम साहब ने बोला कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है? प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, तो हमने लिख दिया। दूसरा क्या बोला कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तुम दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हमने लिख दिया भैया F इज डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो 1/r² लिख के लिख दिया। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने जोड़ दिया। जोड़ के हमारे पास क्या आया कि भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q1 Q2/r² के। अब हमें पता ही है क्या होना है। क्या होना है? प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, कांस्टेंट डालेंगे। कांस्टेंट डाल दिया। कांस्टेंट क्या डाला? K। और K को हम क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, और रिलेटिव परमिटिविटी के भी बराबर होता है। क्या होती है रिलेटिव परमिटिविटी? अभी समझेंगे। चलिए, K की वैल्यू क्या है?
1/4 एप्सिलॉन नॉट। अब सर ये एप्सिलॉन नॉट क्या बोला आपने? एप्सिलॉन नॉट क्या है भाई? एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वैक्यूम या फिर एयर, तीनों के लिए बोला जाता है। वैल्यू इक्वल मानी जाती है और वैल्यू क्या है अपने पास? के की 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। इसका यूनिट ध्यान रखें, यूनिट हमने निकालना, यूनिट्स एंड डायमेंशंस में क्लास 11th में बहुत अच्छे से सीखा है, तो बस निकाल देंगे। ये क्या हो गया हमारे पास? हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू आ गई। किसकी दुआ से आ गई? किसके काम की वजह से आ गई? कूलम्स, चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम की वजह से आ गई। और हमें पढ़नी पड़ रही है, चलिए पढ़ ही लेते हैं। तो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको मैंने के की वैल्यू लिख दी यहाँ पे 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए ये जो फोर्स है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी ही होती है, फोर्स का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। और ई नॉट की वैल्यू की बात कर रहे थे हम, आपने पूछा ही नहीं मेरे से कि ई नॉट की वैल्यू क्या होती है। सर भाई ई नॉट परमिटिविटी है फ्री स्पेस की और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 8.86 × 10⁻−12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। फिर से यूनिट निकाल लेंगे। मीटर की फॉर्म में, मीटर इनवर्स की फॉर्म में लिखना है तो फर्मी मीटर, इनवर्स की फॉर्म में भी वैल्यू ऐसे ही होगी, ये लिख लेंगे। हमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू और के की वैल्यू ध्यान रखनी है, न्यूमेरिकल्स में हमारे बहुत काम आएगी। अब बात चल रही थी वेक्टर की, भाई फोर्स वेक्टर होती है। आपने तो कहीं वेक्टर लगाया ही नहीं, लगा देते हैं साहब। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। अब वेक्टर लगाएंगे तो वेक्टर तो याद होगा, मैथमेटिकल टूल्स में सबने पढ़ा है क्या? कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में कुछ कुछ शब्द याद आ रहे हैं? पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यहाँ पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का यूज होगा। एक बार हल्का सा याद दिला देता हूं। 2 पॉइंट हैं ए और बी, ये अपना ओरिजिन है, ग्राफ जैसा कुछ दिखा रहा है आपको। ओरिजिन से ए का डिस्टेंस, उसका पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर। ए और बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो ए से बी की तरफ चलेंगे तो R1 - R2 वेक्टर, और बी से ए की तरफ चलेंगे तो R2 - R1 वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। यदि नहीं आया हो तो एक बार 11th हल्की सी पीछे जाएं, थोड़ा सा रिवाइंड करें और रिवाइज कर लें। चलिए हम तो पीछे आते हैं दोबारा से और हमारे चार्जेस की बात करते हैं। देखिए चार्जेस में क्या है, पहली कंडीशन समझते हैं। पहली कंडीशन से मतलब सर भैया चार्जेस हमने लाइक ले लिए। लाइक चार्जेस मतलब दोनों चार्जेस या तो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। अब लाइक हैं तो क्या होगा? धक्का देंगे एक दूसरे को, धक्का देंगे मतलब रिपेल करेंगे। तो 1 ने 2 को धक्का दिया, 2 पर लगी फोर्स किसने लगाई? 1 ने, F2 1। उसी तरह से 2 ने भी 1 को धक्का दिया, 1 पर लगी फोर्स किसने लगाई? 2 पर, बन गया F12। अब देखो भाई दोनों F21 और F1 का डायरेक्शन ऑपोजिट। कूलम्स भाई साहब ने क्या बोला? कूलम साहब ने बोला कि भाई इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या होगा? बराबर होगा। किसके बराबर होगा? के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के बराबर होगा। कूलम्स लॉ में बता दिया। लॉ मतलब कानून, ठीक है? तो कानून होता है भाई, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। तो फोर्स लग गई है, कानून दे दिया गया है, तो मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा और डायरेक्शन हमें दिख रहा है, क्या है? ऑपोजिट। तो डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट। तो जो फोर्स दोनों पर लगाएंगे ये कैसी लगेगी? ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी और इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, पर यहाँ पे सर आपने माइनस क्यों लिख दिया? भाई माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन है और ये नेगेटिव का ही तो मतलब माइनस होता है। अरे भैया डायरेक्शन ऑपोजिट है इसलिए लिखा है, मैग्नीट्यूड बराबर डायरेक्शन ऑपोजिट। तो माइनस साइन क्या दिखा रहा है? डायरेक्शन ऑपोजिट है। चलिए
ये हमने समझ ही लिया था, नहीं समझ में आया तो आपको दोबारा समझना पड़ेगा, 11th में पीछे जाना पड़ेगा, वेक्टर्स एक बार देख लेना। F21 की बात करता हूं। वेक्टर बनाना है तो क्या करना है, मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन जोड़ देना है। और डायरेक्शन कैसे जोड़ते हैं भाई, डायरेक्शन का मतलब होता है यूनिट वेक्टर लगा दो, उसी डायरेक्शन का लगा दिया साहब। तो क्या करा, 1/4πε0 Q1 Q2, ये सब तो स्केलर हैं। R21 क्यों, क्योंकि F21 की बात हो रही है, तो R21 पोजीशन वेक्टर हो गया, उसके मॉड्यूलस का मतलब उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दिया और यूनिट वेक्टर लगा दिया। R12 नहीं भैया, गलत लिख रखा है, ये क्या लिख दिया है, यहाँ 21 आएगा, तो R कैप के आगे 21 लगा देंगे और ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गई, एक तो वेक्टर फॉर्म यही हो गई यूनिट वेक्टर की टर्म्स में। अब भाई हमें यूनिट वेक्टर की टर्म्स में नहीं चाहिए, हमें इसको वेक्टर में लिखना है, तो क्या करना है, हमें पता है भाई R21 को मैं क्या लिख सकता हूँ, R2 - R1 लिख सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड अलग लिख दिया और यूनिट वेक्टर डायरेक्शन अलग लिख दिया। अब डायरेक्शन की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, इसको नीचे डिवाइड कर दिया तो R21/R2 - R1 आ गया और इसकी वैल्यू हमने यहाँ R कैप की जगह डाल दी। डल गई, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे। तो हमारे पास वेक्टर फॉर्म का एक और फॉर्मूला क्या हो गया, F21 = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के मैग्नीट्यूड या का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय R21 वेक्टर। अब 21 को 12 लिख दो और 12 की फोर्स निकाल लो, क्यों, फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन एक का 21 है, एक का 12 है, ऑपोजिट है। कंसेप्ट क्लियर, बिल्कुल सर, वेक्टर फॉर्म समझ में आई, आ गई साहब, नहीं आई है तो वीडियो दोबारा एक बार पॉज करें, समझें, देखें, लिखें, और फिर भी ना आए तो एक बार पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 11th वाला नजर मार ले। चलिए, ओहो, ये क्या कर दिया हमने भाई, हमने पहले पढ़ा था दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं या दोनों चार्ज नेगेटिव हैं, लाइक चार्ज की बात करी थी। अब हमने अनलाइक चार्ज ले लिया, देखें क्या कमाल होता है भैया, अनलाइक चार्ज ले लेंगे तो क्या हो रहा है, तो भी फोर्स का डायरेक्शन तो ऑपोजिट दिख रहा है मुझे इस डायग्राम में, बिल्कुल फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट ही होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, बराबर ही होगा। कि भाई अब अट्रैक्ट करेंगे तो 1 ने 2 को खींचा अपनी तरफ, तो फोर्स किस पे लगी, 2 पर, किसने लगाई, 1 ने। उसी तरह से 1 ने 2 को अपनी तरफ खींच लिया तो 2 भी तो खींचेगा, 2 ने भी 1 को अपनी तरफ खींचा, तो फोर्स किसने लगाई, 2 ने, किस पे, 1 पे, तो फोर्स लगी 1 पर, किसने लगाई, 2 ने। दोनों फोर्सेस फिर से ऑपोजिट, मैग्नीट्यूड दोनों का फिर से, कूलम्ब साहब ने कहा था, क्या कहा था, बराबर होगा मैग्नीट्यूड। तो चाहे चार्ज कैसे भी हो, दोनों चार्ज लाइक हो, दोनों चार्ज अनलाइक हो, कुछ भी हो, फोर्स जो लगेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा और डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। इतना दिमाग में बिल्कुल फिट हो चुका है, बिल्कुल क्लियर हो चुका है, हाँ जी सर हो गया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं और यहां से अपन डिफाइन करते हैं 1 कूलम्ब को। अब आप बोलोगे सर सेकंड लेक्चर में भी 1 कूलम्ब को आपने डिफाइन किया था, यहाँ 3-4 बड़ी बड़ी लाइनें लिख दी, वहां तो एक लाइन में ही बता दिया था। हाँ भाई, कूलम्ब की 2 डेफिनेशन है, एक डेफिनेशन तो हम कूलम्ब्स लॉ से निकालते हैं और एक डेफिनेशन अपन निकालते हैं कि भाई कितने फंडामेंटल पार्टिकल पर के चार्ज को जोड़ दें, टोटल कर लें तो हमारे पास 1 कूलम्ब आ जाए। तो 1 कूलम्ब चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स पर होता था या कितने फंडामेंटल पार्टिकल्स पर होता था, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पर, या फिर 18 फंडामेंटल पार्टिकल्स बोल सकते हैं। तो 1 कूलम्ब इज डिफाइंड एज चार्ज ऑन 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ये डेफिनेशन पहले सीखी थी, अभी बेसिक्स पढ़ा था जब, ये डेफिनेशन है कूलम्ब्स लॉ से। अब इसमें हमने किया कुछ भी नहीं है, हमने क्या किया है, फोर्स को 1 कर दिया, 1 न्यूटन करा, क्या नहीं करा, हमने सिर्फ Q1 Q2 और R को 1 कर दिया, ठीक है।
मतलब 1 कूलम चार्ज, दूसरा भी 1 कूलम चार्ज, दोनों के बीच का सेपरेशन 1 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और फोर्स किसके बराबर आ जाएगी, के बराबर आ जाएगी। के की वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू 9 × 10⁹ होती है सर। तो डेफिनेशन क्या हो गई, जब भैया हमने 1 कूलम ऑफ चार्ज को, a charge which repels the equal charge QB1, Q1B1, Q2B1 with the same sign with the force की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन आ चुकी है। when the charges are 1 मीटर apart, उनके बीच की दूरी कितनी है, 1 मीटर है, और इतनी फोर्स लगाता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, 1 कूलम चार्ज बोलेंगे। ठीक है, ये दूसरी डेफिनेशन किसकी, 1 कूलम की। हालांकि नीट में अपने से 1 कूलम की डेफिनेशन नहीं पूछेंगे, बाकी आपको पता होनी चाहिए, इसलिए आपको बता दी। हाँ जी, बोर्ड में जो बच्चे 12th बोर्ड के हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, आ जाता है कई बार। अब देखिए, ये है कूलम्स लॉ की कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी। इंपॉर्टेंट है, छोटा सा पॉइंट है, समझने की बात है। देखिए क्या कहता है, भाई दो चार्ज है हमारे पास Q1 Q2, इनके बीच में हमने एक चार्ज रख दिया -Q, बिल्कुल सेंटर में रखा है, मिड पॉइंट पे। ठीक है, अब भाई Q1 इस पे फोर्स लगाएगा, माइनस है तो अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, ये प्लस है ये माइनस है। इसी तरह से ये प्लस और ये माइनस, ये भी इसको अपनी तरफ खींचेगा। अब दोनों तरफ का डिस्टेंस क्या है भाई, r/2 है, बराबर है, चार्जेस की वैल्यू भी बराबर है, तो FA और FB क्या होंगे, बराबर होंगे। और FA और FB बराबर हैं तो क्या होगा, FA और FB बराबर हैं तो चार्ज मूव कहीं भी नहीं करेगा, ना इधर अट्रैक्ट होएगा ना उधर अट्रैक्ट होएगा। क्यों भाई, भैया हमने छोटी क्लास से पढ़ा है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस। फोर्सेस बैलेंस्ड है, इक्वल है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो चार्ज स्टेशनरी है, बीच वाला चार्ज कहीं नहीं जा रहा, वहीं बैठा है चुपचाप। ठीक है, अब हमने क्या करा, -Q को उठाया और A की तरफ खिसका दिया, हल्का सा। हल्का सा A की तरफ आप खिसकाओ, खिसकाते ही क्या हुआ, r/2 कम हो गया। r/2 कम हो गया तो फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, फोर्स बढ़ गई, FA ज्यादा हो गई किससे, FB से। अब क्या होगा, FA हमेशा ज्यादा रहेगी FB से, तो ये इसको वापस अपनी पोजीशन, जो मेन पोजीशन थी, जो बीच वाली पोजीशन थी, वहां आने नहीं देगी। तो हम इससे क्या समझ रहे हैं, हम इससे ये समझ रहे हैं कि एक्सियल डिस्प्लेसमेंट करोगे तो इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। इक्विलिब्रियम मतलब ये FA = FB जो था वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। तो हमें पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि एक तो सेंटर में इक्विलिब्रियम है, अब आपने इसको एक्सियली डिस्प्लेस कर दिया तो क्या हो गया, बैलेंस बिगड़ गया। बैलेंस बिगड़ गया तो ये दोबारा अपनी पोजीशन पे दोबारा नहीं आएगा, इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। तो एक्सियल डिस्प्लेसमेंट के टाइम पर इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। चलिए इसको हम परपेंडिकुलरली, भाई हमने हॉरिजॉन्टली एक्सियल एक्सिस पर अभी इसको मूव डिस्प्लेस किया था, अपन क्या करते हैं, इसको परपेंडिकुलरली ऊपर मूव करा के देख लेते हैं। अब जब आप ऊपर मूव कराओगे, ठीक है, तो फोर्स देखो भाई, ये चार्ज माइनस में था, इसको ये इधर खींचेगा, लाइन ज्वाइन, जिस पर लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स पर ही फोर्स लगती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखिए यहाँ पे एक चीज और नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक सेंट्रल लीनियर फोर्स है, सेंटर टू सेंटर लगेगी और लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स पर ही लगेगी। तो लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ये है, तो FA का डायरेक्शन इधर हो गया, FB का डायरेक्शन इधर हो गया, ये भी इसको अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, तो दो फोर्स हो गई, इनका रिजल्टेंट निकालना आता है, वेक्टर्स। बहुत अच्छा, वेक्टर्स रिजल्टेंट निकालेंगे, ट्रायंगल लॉ लगा लीजिए, पैरेललोग्राम लॉ लगा लीजिए, कैसे भी निकाल लीजिए, रिजल्टेंट इस साइड आएगा। तो जब आप परपेंडिकुलरली इसको डिस्प्लेस कर रहे हो
तो फोर्स नीचे की तरफ लग रही, वापस इसको अपने पोजीशन पर, एक्चुअल पोजीशन पर लाने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, इस केस में जब हम परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो इक्विलिब्रियम क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा कि अपनी पोजीशन पर दोबारा आने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये हमने कूलम्ब्स लॉ का बेसिक पढ़ा है। कूलम्ब्स लॉ बिल्कुल सिंपली हमने समझ लिया। कूलम्ब्स लॉ होता क्या है, वेक्टर जो फॉर्म है कूलम्ब्स लॉ की वो क्या होती है, और स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी कब जैसे मूवमेंट करेंगे तो क्या होगी। अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने 8-9 पॉइंट्स तैयार कर रखे हैं, उन पॉइंट्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखिए नीट है तो हम ज़्यादा डेरिवेशन या इस पार्ट पे नहीं जाएंगे, हम कंसेप्ट समझेंगे और फॉर्मूला समझेंगे, बट नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो अभी एक बार कूलम्ब्स लॉ को अच्छे से रिवाइज कीजिए, एनसीईआरटी से पढ़िए और इसके बेसिक कंसेप्ट को समझकर कूलम्ब्स लॉ पर कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे, वो सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड सारे पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मजे से पढ़िए, बाय बाय।